आ जाओ भाई डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब तक हम लोग बात कर चुके हैं बक्कल कैविटी को पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं, मैकेनिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन और उससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कहाँ पर क्या चीज़ है, क्या हो सकता है, वो बातें हम कर चुके हैं अब तक और शायद आपको समझ भी आ चुका होगा। अगला पोर्शन अपने पास ये देखो, मैंने यहाँ से मेन डायग्राम हटा दिया है। अभी हम क्या है लोकल डायग्राम लाया करेंगे छोटे छोटे, जिस चीज़ की हमें जरूरत होगी। किसी ने मेन डायग्राम नहीं देखा है तो पहली वीडियो में देख लें। बक्कल कैविटी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इसके बाद अपने पास आता है फेरिंक्स गर्सनी। इसके अंदर हमें सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं, हेडिंग डाल लेना और उसके बाद उसको लिख लेना। फेरिंक्स गर्सनी क्या है? यह नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी का कॉमन पार्ट होता है। किसका? नासा गुहा। नेजल कैविटी मतलब नासा गुहा और मुख्य गुहा का कॉमन पार्ट होता है और इसके द्वारा यह क्या है? रेस्पिरेशन। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है? रेस्पिरेशन और डाइजेशन दोनों में क्या है? हेल्पफुल होता है। रेस्पिरेशन और डाइजेशन दोनों में क्या है? हेल्पफुल होता है, यानी श्वसन और पाचन दोनों में सहायक है। यानी यहां से भोजन गुजरेगा तो यहीं से भी गुजरेगा। ठीक है, तो बक्कल कैविटी से आपने देखा कि भोजन का पाचन आरंभ हो जाता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। आगे हम ये इसके बाद हम अगला पॉइंट लिख रहे हैं ऑइसोफेगस ग्रास नली। ऑइसोफेगस ग्रास नली तो ये क्या होती है? फेरिंक्स से लेकर के स्टमक तक होती है। फेरिंक्स से लेकर के स्टमक तक होती है और इसकी लंबाई जो इसकी लेंथ है वो लगभग कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। और ये क्या है? इसे फूड पाइप भी कहा जाता है। इसे क्या? फूड पाइप भी कहा जाता है, यानी भोजन की नाल भी इसे कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर कर्मन कुंचन जैसी क्रिया होती है, यानी इंग्लिश में पेरिस्टोलिसिस प्रोसेस ऑइसोफेगस में होती है। अब ये होता क्या है? अब देखो क्या होता है कि जैसे पाइप है, जहां जहां से भोजन गुजरेगा वहां ये मोटी होती जाएगी और पीछे और आगे क्या पतली होती जाएगी। यहां से भोजन गुजरा पहले मोटी है, फिर यहां से पतली होकर के आगे मोटी हो जाएगी, आगे मोटी हो जाएगी, आगे मोटी, तो आगे खिसकने में भी सहायकफुल है। तो इसमें पेरिस्टोलिसिस और यानी कर्मन कुंचन और डिग्लूटिशन जैसी क्रियाएं होती है इसके अंदर। आगे हम बात करते हैं जो मेन अपना पॉइंट है, अगला जो हमारे पास आता है ऑर्गन, वो आता है स्टमक। तो स्टमक यानी अमाशय और जिसे क्या पेट भी कहा जाता है, जिसे क्या हम पेट पढ़ते हैं, देसी भाषा में सुनते हैं, वो यही वाला है। अब देखिए सबसे पहले क्या है? इसका नाम है वेयर हाउस ऑफ फूड। वेयर हाउस ऑफ फूड इसका मतलब है भोजन का भंडार गृह। भोजन का भंडार गृह वेयर हाउस ऑफ फूड कहा जाता है। इसे भोजन का भंडार गृह कहा जाता है। ऐसा क्यों? या खाद्य का भंडार गृह कहा जाता है, ऐसा क्यों? तो देखिए जो स्टमक है इसके अंदर जो भोजन है लगभग 4 घंटे तक स्टोर रहता है। 4 आवर्स तक क्या रहता है? ये स्टोर रहता है। यहां पर अगर देखा जाए ग्रहण करने के बाद जब व्यक्ति क्या करता है, चपाती वगैरह खा लेता है, खाने के बाद लगभग 4 घंटे तक क्या होता है? भोजन किसके अंदर स्टोर रहता है? स्टमक के अंदर रहता है। यहां ये टूटता रहता है। टूटता तो हमें पता है कि हमने बक्कल कैविटी से स्टार्ट कर लिया कि ब्रेक डाउन इसका बक्कल कैविटी से शुरू हो जाता है और यहां भी ये क्या टूट कर क्या होना शुरू होता है? इसके अंदर टूट कर इसका डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन, यानी टूट कर इसका पाचन और अवशोषण होता रहता है। परंतु लगभग जो हैवी फूड या जिस प्रकार से चपाती वगैरह है वो क्या लगभग यहां तक 4 घंटे तक रहते हैं। इसलिए इसे क्या वेयर हाउस ऑफ फूड भी कहा जाता है। तो यहां तक बात क्लियर हुई। अगली अगर बात देखी जाए तो इसकी जो शेप है, जो इसका आकार है वो सिकल शेप है। अब अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो इसकी शेप क्या है? सिकल शेप। सिकल शेप है ये। सिकल शेप मतलब क्या है? हाशियाकार। हाशियाकार यानी अब अगर ये बात नहीं समझ आई है कोई दिक्कत नहीं है। हाशिया हमने सुना होगा कि जिस प्रकार से गांव वगैरह के अंदर हम लोग क्या करते हैं
क्या चारा वगैरह काटने के लिए ले आते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, जिसे दरांती वगैरह भी कहते हैं, जिसे क्या दरांती वगैरह भी कहते हैं। तो ये क्या है, सिकल शेप, लाइक ए सिकल के तरह का एक बैग या थैली होती है, यानी सिकल शेप हाशिया आकार का ये क्या एक थैला होता है, ठीक है। अगर आपने दरांती वगैरह या सिकल हाशिया वगैरह नहीं पढ़ा है तो वो साउथ इंडियन मूवीज होते हैं ना, जब उनमें क्या करते हैं उस प्रकार से हाथ में कापा सा लेकर तलवार सी लेके आते हैं, तो इस प्रकार से जो बना होता है वो सिकल शेप होता है। तो इसकी शेप क्या है, ये एक सिकल शेप है। अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो अगर हम बात करें तो यहां पर जो स्टमक है, यहां पर क्या है, यहीं से प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन शुरू होता है, प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है, प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है या स्टार्ट होता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भोजन का पाचन कहां से आरंभ होता है, तो हमारा आंसर रहेगा मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी। परंतु अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि प्रोटीन का पाचन या डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, तो आपका आंसर रहेगा स्टमक। अब कैसे जी, आपको थोड़ी सी देर वेट करना पड़ेगा, लगभग 4 या 5 मिनट। जो पहले जो मुद्दे या पॉइंट है वो बता देता हूं आप लोगों को, ताकि आपके नोट्स बढ़िया बने। तो आपके नोट्स भी बढ़िया बने, सिर्फ इसको याद रखना है, प्रोटीन का पाचन आरंभ हो जाता है। अभी हम बात करेंगे कैसे, दोनों क्वेश्चन क्लियर रखना। डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, बक्कल कैविटी, मुख गुहा से। प्रोटीन का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, तो अगर हमारे पास बात की जाए तो प्रोटीन का डाइजेशन पाचन कहां से आरंभ होता है, स्टमक से होता है। और वहां किसका होता है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स का, शर्करा का, मंड का, उनका हो जाता है। अगला पॉइंट अगर हम इसके अंदर ये देखें हमारे पास कि जो टी, अगर हम बात करें टी, चाय या अल्कोहल, टेबलेट, कॉफी, एटसेट्रा के अंदर अब आपको पता चल जाएगा क्या है। अगर हम बात करें टी, चाय, अल्कोहल, शराब, टेबलेट, दवा वगैरह जो होती है, कॉफी, इनका जो डाइजेशन अगर देखा जाए तो एक्चुअल में इनका पाचन नहीं होता है, एक्चुअल में इतना इनका कोई खास डाइजेशन नहीं होता है, इनका अब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर हम कॉमन बात करें कि चाय, शराब, टेबलेट, कॉफी आदि का डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन, कहने का मतलब इनका डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन यानी पाचन और अवशोषण, यानी पाचन व अवशोषण कहाँ होता है, तो अगर आपसे पूछे तो इनका पाचन व अवशोषण होता है स्टमक में। इनका पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, स्टमक में, आमाशय में। तो देखो इनके में इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, इनको पचाने की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादातर को। कैसे, चाय पी, पहले क्या सुस्ती छा रखी थी, चाय लाओ भाई, चाय पी के, हाँ अब बताओ क्या काम था, एकदम से एनर्जी आ चुकी है। तो यानी जो एनर्जी थी वो क्या, चाय ने क्या डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफर कर दी। तो वो कैसे हुआ, वो हमने जैसे पिया, पेट में, स्टमक में गई और वो क्या अब्जॉर्ब हो चुकी है, वहां से क्या अवशोषित हो चुकी है, तुरंत ऊर्जा बन चुकी है वो, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है, कॉफी पिए तो भी ऐसा होता है। और व्यक्ति क्या होता है, थोड़ी देर में जैसे ही क्या कर दिया, अल्कोहल 2-4 पैक लगाए, उसके बाद में क्या उसे फीलिंग होनी शुरू होती है। देखो वैसे ब्रेन में जाकर के क्या है, सेरिबेलम वगैरह भाग पर ये क्या इफेक्ट डालता है, ठीक है। परंतु अगर देखा जाए तो इनका डायरेक्ट इनका अब्जॉर्प्शन होता है इन चीजों का, तो वो कहां होता है, स्टमक के अंदर होता है, आमाशय के अंदर होता है। इस बात का आप ध्यान रखना। अब अगर हम अगला पॉइंट देखें तो हमारे पास अगला पॉइंट ये है कि जो यहां जो भोजन हुआ है, जो फूड स्टोर हुआ है 4 घंटे तक, फूड का नाम क्या था अब तक हमने जो बात की थी, जो इसके अंदर फूड स्टोर हुआ है, फूड आया कौन सा, बोलस आया। इसके अंदर फूड कौन सा आया था, बोलस आया था। तो जो क्या है, स्टमक के अंदर जो बोलस आया है, स्टमक के अंदर कौन सा है, जो बोलस आया है, वो क्या होगा, उसके आगे नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा काइम। उसका नाम हो जाएगा काइम। किसमें, जब बोलस प्लस में
जब बोलस प्लस में HCl मिलता है, बोलस और HCl मिल करके जो बनता है आगे जो भोजन बन जाएगा उसे क्या बोला जाएगा, काइम। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो स्टमक है, आमाशय है, उसके अंदर जो भोजन जाता है उसे बोलस कहा जाता है, और जो 4 घंटे तक रहने के बाद या मिक्स होने के बाद जो आमाशय स्टमक के अंदर भोजन होता है उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा काइम, उसे कहा जाएगा काइम। अब देखो, अब तक तो हमने बात किया है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट करने वाली बातें थी वो कर ली। अब हमारे पास जो सामने दिख रहा है ये है स्टमक, ये क्या है, आमाशय है। अब हम क्या है इसको काट करके देखेंगे कि कटने के बाद इसके अंदर, जैसे हमने देखा कि इसके अंदर प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन कैसे होता है जी, फैट का भी पाचन होता है तो वो भी कैसे होता है जी। और हम बात करेंगे कि हमारे पास ये बोलस है, ये HCl कहां से आया, बोलस के साथ मिलने के बाद काइम बनने के लिए, वो भी बात करेंगे। सिर्फ मैं 1 मिनट के लिए साइड में हट रहा हूं, तब तक आप लोग इसे क्या करें, पोज, अपने वीडियो को पोज करें, इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट करें, वो डायग्राम लिखें, फेरिंक्स ओएसोफेगस की डेफिनेशन वगैरह 2-2 पॉइंट लिखवाएं वो लिखें। इसके बाद हम क्या करते हैं, मिलेंगे स्टमक के साथ ही, तो स्टमक के क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टमक जो क्या है, यानी जो काट है, काटने के बाद अंदर से स्टमक कैसा दिखाई देता है, कैसी लेयर है, उन सब चीजों के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो आप नोट करें इसको। आ जाओ, जो स्टमक है, अब तक हमने इसके बारे में जो बाहर से या मेन में जो से बाहर से पॉइंट देखने थे हमने देख लिए। अब हम जा चुके हैं उसके अंदर, यानी जो स्टमक है उसको अगर काट करके देखा जाए, जैसे पपीता है, पपीता ही मान लो, एक पपीता है, उसको अगर हम काटते हैं तो अंदर से हमें क्या दिखाई देता है, अंदर से हमें कई सारी लेयर दिखाई देती है, और बिल्कुल अंदर क्या है, रेड रेड टाइप का, कैसे लसलसा सा क्या है, हमें चिपचिपा सा नजर आता है वहां पर। तो स्टमक भी अंदर से कुछ ऐसा ही है। स्टमक है जो कटने के बाद अगर उसको देखा जाए लेयर, समझ गए ना कैसे, ये है पपीता, गोल पपीता है, पपीते को काट दिया, पपीते को हमने काट दिया, और फिर हम क्या है उसको ऐसे देख रहे हैं, तो अंदर हमें क्या इस प्रकार से खाली बॉक्स सा नजर आएगा, कटोरा सा नजर आएगा, और इतनी मोटी उसकी क्या बाहर वाली लेयर भी नजर आएगी। वो किस किस से बनी है, तो सेम एज स्टमक था, स्टमक को काट करके आपके सामने रख दिया गया है, कटने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद इस प्रकार से काट दिया गया, तो क्या है स्टमक कैसा नजर आएगा, तो कुछ ऐसा आता है। मेन चीजें देखते हैं इसके अंदर क्या है। स्टमक जो एक बाहर वाला कवर है, इसके बाद जो रेड कलर में, जो पहले वाला रेड कलर में आप लोगों को इस प्रकार से क्या है, जो इस प्रकार से लाइन जाती हुई नजर आ रही है, ये होती है एपिथेलियल सेल, उपकला कोशिका। सिर्फ यही नहीं होती, और भी कई सारी होती है, परंतु हमें जो जहां हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो चीज, उसका वहां यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एपिथेलियल सेल है, जो यहां पर पहले वाली रेड वाली है। अब इसके बाद में दूसरी यहां पर जो क्या अंदर और चलेंगे, तो अंदर क्या ब्लैक कलर की है, वो होती है ऑक्जेंटिक सेल। कौन सी है, ऑक्जेंटिक सेल। एपिथेलियल सेल को हिंदी में उपकला कोशिका कहते हैं, ऑक्जेंटिक सेल को हिंदी में ऑक्जेंटिक सेल ही बोला जाएगा, ऑक्जेंटिक कोशिका ही बोला जाएगा। ठीक है, कुछ नाम हिंदी इंग्लिश में कॉमन सेम रहेंगे। ठीक है, इसके बाद जो सबसे अंदर वाली साइड में जो क्या रेड कलर की, सबसे अंदर वाली साइड में जो रेड कलर की जो डार्क टाइप में बना रखी है, एक लेयर बना रखी है, ये होती है म्यूकोसा यानी श्लेष्म, म्यूकोसा यानी श्लेष्म। तो अब अगर हम बात करें इनकी लेयर के बारे में, बात कर लिया। अब इस प्रकार से यहां पर ये कुछ डायग्राम बना हुआ, ये ग्लैंड, ये क्या है, ग्रंथि, और इस ग्रंथि का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस ग्रंथि का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथि। इस ग्रंथि का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथि। तो एक क्वेश्चन यहां से यह बनता है कि जठर ग्रंथि कहां पाई जाती है, तो उसका ध्यान रखिए, जठर ग्रंथि स्टमक यानी अमाशय में पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पाई जाती है, स्टमक के अंदर पाई जाती है। यस या नो है ना, ठीक है। अब जो लेयर है, लेयर के साथ साथ हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 के काम कर लेते हैं। अब हम बात करें क्या है, ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल क्या रिलीज करती है, ऑक्जेंटिक सेल रिलीज करती है HCl। ऑक्जेंटिक सेल से क्या रिलीज होता है, ऑक्जेंटिक सेल से रिलीज होता है HCl। ठीक है, अब जो HCl रिलीज होगा, तो अब HCl की बात करें तो इसका pH मान जो होता है, जो HCl है, इसका pH मान देखा जाए तो लगभग 1.5 to 1.8 होता है, 1.5 to 1.8 होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि यह हाईली एसिडिक है। ये क्या है, हाईली एसिडिक है या कठोर अम्लीय है, या क्या ये कठोर अम्लीय है।
आपने सुना होगा, साइंस बैकग्राउंड से है तो या नहीं है तो भी, कि जब HCl क्या हल्का सा क्या स्किन पे भी गिर जाए तो क्या इसमें होल कर देता है, जला देता है। तो हमारे स्टमक के अंदर HCl रिलीज भी होता है। तो एक क्वेश्चन यहां से यह बनता है कि HCl कहां रिलीज होता है, तो स्टमक के अंदर यानी आमाशय के अंदर है, ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा। कौन सी सेल के द्वारा? ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा HCl रिलीज किया जाता है, HCl रिलीज किया जाता है। तो जो एसिडिटी वगैरह बनती है ना, उनके बारे में बात करेंगे, जो पेट में एसिडिटी बनती है उसके बारे में आगे करेंगे अभी। अब HCl का अगला पॉइंट देखें तो हमारे पास क्या पीएच मान ये है, और HCl का काम क्या है? HCl का काम है सूक्ष्म जीव जो भोजन के साथ माइक्रो जो क्या है ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव जो आ जाते हैं, सूक्ष्म जीवों को किल करने का कार्य करता है, सूक्ष्म जीवों को किल करने का कार्य करता है। और इसके साथ साथ और ये क्या काम करता है, जो टाइलिन पढ़ा था हम लोगों ने, जो हमने पढ़ा था टाइलिन बक्कल कैविटी में, तो टाइलिन जो है उसके इफेक्ट को, टाइलिन के इफेक्ट को कम करता है या लेस करता है, टाइलिन के प्रभाव को कम करता है। तो यहां देख लें, हमने बात कर ली है HCl की, ठीक है। अब एक पॉइंट और देख लो, फिर मैं फिर दोहरा दूंगा। एक पॉइंट और देखा जाए तो ये कैटालिस्ट की तरह HCl जो है एज ए कैटालिस्ट, HCl एज ए कैटालिस्ट, एज ए कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ये कैटालिस्ट क्या होते हैं? ये कैटालिस्ट से कहा जाता है, उत्प्रेरक उसे कहा जाता है जो रिएक्शन में क्या है कुछ तेजी ला दे, रिएक्शन में क्या कुछ तेजी ला दे। ये सिर्फ और सिर्फ कैटालिस्ट ये नहीं है कि केमिकल लाइफ में ही है या केमिस्ट्री में भी है, कैटालिस्ट क्या हमारी जनरल लाइफ में भी होता है। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल हमेशा ही बताता हूं, वो भी बता दूं ताकि आपको कैटालिस्ट याद रहे। एक्चुअल में क्या होता है कि मैं कहीं से गुजरा, मैं यहां से क्या सुबह सुबह दूध लेने गुजरा गली से, तो दो आंटियां खड़ी थी और एक आंटी उधर से और उनके पास से गुजरी। तो आंटी तो बेचारी नॉर्मल ऐसे देख के जा रही थी, तो जो दो आंटियां खड़ी थी ना, उनमें से एक आंटी ने बोला, देख 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 तेरे को कैसे घूर रही है वो, मुझे लग रहा है इसकी नीयत खराब है, ये है वो है। उस आंटी को फुल भर के चली गई, वो भरने वाली चली गई, और वो आंटी वहां पे इंतजार कर रही कि वो औरत कब आएगी जो उसको हल्का सा देख के गई, कब आएगी। आते ले तू मुझे देख रही थी घुर के, तू ऐसे कैसे देख सकती है मेरे घर के सामने, तुझे नजर ही नहीं करनी चाहिए। वो कह रही मैं तो देख रही थी ये वो। तो उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई, नॉर्मल बात थी और दोनों के बीच लड़ाई हो गई। लड़ाई करवाई किसने? जो आंटी क्या कान भर के गई थी। तो वो आंटी क्या थी? कैटालिस्ट थी। वो आंटी क्या थी? कैटालिस्ट थी, उत्प्रेरक थी, रिएक्शन को तेज करने वाली थी। ठीक है, कैटालिस्ट दोनों प्रकार के ही होते हैं, रिएक्शन को तेज करने वाले भी और रिएक्शन को कम करने वाले भी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए, कैटालिस्ट सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि केमिकल लाइफ में है, हमारी लाइफ में भी है। आपने महाभारत में वो सुना होगा भांजे, इस प्रकार से मामा शुक्नी, तो वो भी क्या करता है? एक कैटलिस्ट का काम करता है। कैसे? भड़काने का काम, लड़ाने का काम। तो इस प्रकार से तो बात समझ आई कैटलिस्ट क्या है। ठीक है, तो HCl क्या है? कैटलिस्ट काम करता है, एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, यानी रिएक्शन को बढ़ाने के काम कर रहा है। मैं सिर्फ अब कह रहा हूं कैटलिस्ट का काम सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को बढ़ाना नहीं है, उसका काम बुझाना भी है। यानी कैटलिस्ट का ये काम है, उत्प्रेरक का ये काम है, जो एक्चुअल जो सिचुएशन है उससे क्या चेंज कर देना, या तो बढ़ा देना या घटा देना। एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, एक नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं, बढ़ाने वाले पॉजिटिव और घटाने वाले नेगेटिव। अब ये मसला नेगेटिव तो गलत वाले होते हैं जी, ये वहां नेगेटिव गलत वाला नहीं है। नेगेटिव मतलब कम करने वाले, पॉजिटिव मतलब ज्यादा करने वाले। अब पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं यहां पर। ये अपने पास क्या है? स्टमक है। स्टमक का हमने क्या है कटा हुआ एरिया ले लिया है। इसमें हमने देखा कि जो एक लेयर, एक सेल है, वो क्या? ऑक्जेंटिक सेल है। ऑक्जेंटिक सेल से क्या रिलीज होता है? ऑक्जेंटिक सेल से HCl रिलीज होता है। HCl का पीएच मान कितना होता है? HCl का पीएच मान 1.5 to 1.8 होता है, यानी कैसा? हाईली एसिडिक, यानी कठोर अम्लीय। इसका और काम क्या है? इसका काम है सूक्ष्म जीवों को किल करना, यानी जो भी कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई इस प्रकार से क्या भोजन के साथ आ जाते हैं उनको किल करने का काम करता है। जो क्या करता है हमारे पास, अगर बक्कल कैविटी में कौन कर रहा था ये काम?
लाइसोजाइम, वही कौन कर रहा था, लाइसोजाइम काम कर रहा था। और इसका काम इसके साथ साथ किया है जो टाइलिन क्या था, बक्कल कैविटी के अंदर क्या था, एक एंजाइम टाइलिन, उसके इफेक्ट को, उसके प्रभाव को क्या करना है, कम कर देना। उसके प्रभाव को क्या कर देता है, उसके प्रभाव को अब कम कर देता है। यहां पर अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, HCl एज ए कैटलिस्ट भी काम करता है, HCl एक उत्प्रेरक के रूप में भी काम करता है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं ऑक्जेंटिक सेल से जुड़े हुए। HCl किससे रिलीज होगा, ऑक्जेंटिक सेल से होगा। कहां होगा, स्टमक में होगा। काम क्या है, इतने सारे काम है। बात क्लियर हुई सबको, अभी नोट मत करो, बात क्लियर हुई, ठीक है। अब आइए एपिथेलियल सेल, उपकला कोशिका, इसका अगर हम बात करें तो ये रिलीज करता है म्यूकस। हाँ भाई देखो, ये हमने म्यूकस की बात की थी, तो ये क्या, हमने 3 नाम पढ़े हैं अब तक। हमने क्या 3 नाम पढ़े हैं। नंबर 1 पढ़ा है म्यूसिन, दूसरा पढ़ा है म्यूकोसा, और तीसरा हमने यहां पर म्यूकस देखा है। तो देखो अब मैं आपको फिर से क्लियर करवाता हूं। म्यूसिन हमने पढ़ा था जिस दौरान हम बात कर रहे थे बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी में भी किसकी बात कर रहे थे, बक्कल कैविटी में स्लेवरी ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में, स्लेवरी ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे थे, यानी लार ग्रंथियों के बारे में बात कर रहे थे। और उसमें किसमें, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर में क्या है, ये वहां से रिलीज होता है। और इसका काम क्या है, ये लुब्रिकेशन का काम करता है, चिकनाहट का काम करता है, जिससे खाना क्या आसानी से आगे की तरफ गुजर सके या चल सके, आगे की तरफ ट्रेवल कर सके। ये अपने पास क्या है, यहां बात की थी हमने। अब हम बात कर रहे हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या है, म्यूकोसा अभी हमने देखा कि ये अंदर वाली साइड में एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ये क्या है, सुरक्षात्मक क्या है, एक यहां पर एक झिल्ली है, सुरक्षात्मक क्या है, लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है। इसका काम क्या है, एक चीज हमें पता है कि HCl जो है वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, और ये क्या हल्का सा अगर क्या है स्किन पे गिर जाए तो इस पे होल कर देता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जब ये आएगा, जब हमारी स्किन के अंदर, स्टमक के अंदर जब आएगा, तो वहां होल क्यों नहीं करता, वहां होल क्यों नहीं करता, कभी कभी करता है, वो आगे बात करेंगे, पेप्टिक अल्सर के रूप में करता है, परंतु वहां होल क्यों नहीं करता, वो इसलिए नहीं करता क्योंकि अंदर एक क्या है, म्यूकोसा, जो क्या म्यूकोसा इन श्लेष्मा की लेयर लगी है, जो इस HCl से इसको बचाने का काम करती है, अंदर वाली पूरी की पूरी स्किन को या स्टमक को जलने से बचाने का काम कर रही है। और तीसरा अपने पास नाम आता है म्यूकस, तीसरा नाम अपने पास आता है म्यूकस। तो म्यूकस क्या है, म्यूकस एंटी HCl है, HCl के अपोजिट काम करने वाला है। किससे रिलीज हो रहा है, एपिथेलियल सेल से, उपकला कोशिका से रिलीज होता है। म्यूकस का काम क्या है, म्यूकस का काम है एक्सेस, म्यूकस का काम है एक्सेस HCl के प्रभाव को कम करना, एक्सेस HCl के इफेक्ट को कम करना इसका काम है। कैसे, अब देखो क्या है, जैसे ही ऑइसोफेगस में से भोजन यहां आता है, तो हमारी पूरी बॉडी या डाइजेस्टिव सिस्टम सेंसरी ऑर्गन पर डिपेंड है। इस प्रकार से ऐसा नहीं कि अपने आप ही क्या है, जब मन किया तभी HCl रिलीज हो गया, जब मन किया तभी यहां पे म्यूकस रिलीज हो गया, जब मन किया तभी क्या है, म्यूकोसा क्या अपने आप हट गई या म्यूसिन रिलीज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, सेंसरी ऑर्गन है, एक चीज का कहीं प्रभाव दिखेगा या किसी चीज का आने का सेंस नजर आएगा, तभी दूसरी चीज उसके रिलेटेड चीजें रिलीज होगी। तो जैसे ही भोजन ऑइसोफेगस में से आता है, तो क्या सेंसरी ऑर्गन, सेंस के द्वारा क्या है, स्टमक के जितनी भी यहां पर सेल है उनको पता चल जाता है भोजन आ रहे हैं। उसके हिसाब से ये क्या है, धीरे धीरे HCl और क्या है म्यूकस ये रिलीज करना शुरू कर देते हैं। तो जब क्या कभी कभी डिसऑर्डर की वजह से HCl ज्यादा रिलीज हो जाता है, HCl क्या है ऑक्जेंटिक सेल से ज्यादा रिलीज हो जाता है, इस वाले भाग में ज्यादा आ जाता है, और एक्चुअल में क्या होता है, भोजन आया हुआ होता है कम, तो उसको बैलेंस, अगर उसको बैलेंस नहीं किया गया तो हमेशा ही एसिडिटी बन जाएगी, HCl है, एसिड है, एसिडिटी बन जाएगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए जो क्या है एपिथेलियल सेल, उपकला कोशिका है, उससे उसको बैलेंस करने के लिए जितना एक्स्ट्रा है उसको बैलेंस करने के लिए उतना ही क्या है, म्यूकस क्या है, रिलीज हो जाएगा। यानी HCl के प्रभाव को कम करने के लिए म्यूकस आता है। तो अगर आप लिखेंगे एपिथेलियल सेल, इसके द्वारा म्यूकस रिलीज किया जाता है, इससे क्या है, म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस का कार्य क्या है, अतिरिक्त HCl के प्रभाव को कम करना है, एक्सेस HCl के इफेक्ट को क्या करना है, कम करना है, या उसको रिड्यूस करना है, या उसको घटाना है, या उसको खत्म करना है।
ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। अब हम तीनों में ये डिफरेंस देख चुके हैं कि हमारे पास क्या म्यूसिन है, क्या म्यूकोसा है और क्या म्यूकस है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो बचता है इसके बाद आती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसके बाद ये गैस्ट्रिक ग्लैंड। परंतु मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय दूंगा कि जो जो अब तक मैंने यहां बताई है, पढ़ाई है, उन बातों को कर लें, क्योंकि मैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिवा सारी की सारी चीजों को भी यहां से क्या है रफ करने वाला हूं। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए हट रहा हूं, आप इसे कर लें। आ जाओ, अब बात करें हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो इपिथेलियल सेल, ऑक्जेंटिक सेल, ये सब चीजें गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर पाई जाती है। देखो जैसे क्या है, ये देखो ये सेल जो रेड वाली है कौन सी जा रही है, इपिथेलियल सेल, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर आ नहीं रही है, आ रही है। ये कौन सी सेल पाई जा रही है, यहां पर आगे देखें हमारे पास ऑक्जेंटिक सेल ब्लैक वाली, क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड में नहीं पाई जा रही है, पाई जा रही है। ये देखो हमारे पास यहां से रेड कलर की जा रही है, तो ये भी गैस्ट्रिक ग्लैंड में पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है, इपिथेलियल सेल, ऑक्जेंटिक सेल और म्यूकोसा लेयर या मेम्ब्रेन से क्या है मिलकर के बनी हुई होती है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जो जठर ग्रंथि है, ये हेडिंग डाल लेना, बाद में हेडिंग डाल लेना, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है इससे क्या है गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या है गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, यानी जठर रस स्रावित होता है। इससे क्या है जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होता है, गैस्ट्रिक जूस क्या रिलीज होता है। और इसमें पाया क्या किया जाता है, इसमें पाए जाते हैं एंजाइम। इसमें मेनली 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें क्या है मुख्यतः क्या, इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के, इसमें मुख्यतः क्या है 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से, इसे मैं लिखा 3 टाइप्स क्या है क्या हमारे पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर उनके बारे में बात करें तो नंबर 1 अगर देखा जाए तो वो होता है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन ये क्या है, एक इनएक्टिव एंजाइम होता है, यानी क्या एक अक्रिय एंजाइम होता है, ये एक्टिव नहीं होता है। ये क्या है एक अक्रिय एंजाइम होता है, ये एक्टिव नहीं होता है। नंबर 2 अगर हम बात करें तो वो पाया जाता है रेनिन। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 इसके अंदर पाया जाता है रेनिन एंजाइम, ठीक है। और नंबर 3 की बात करें तो वो पाया जाता है लिपेज या लाइपेज, लाइपेज ही बोलते हैं लिपेज। क्या है लाइपेज, क्या है लाइपेज एंजाइम, क्या है लाइपेज। नंबर 3 कौन सा पाया जाता है लाइपेज। तो क्या है गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। इसमें मुख्यतः 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक पाया जाता है पेप्सिनोजेन जो क्या एक अक्रिय एंजाइम है, दूसरा पाया जाता है रेनिन, तीसरा पाया जाता है लाइपेज। 3 प्रकार के एंजाइम पाए जा रहे हैं। अब पॉइंट टू पॉइंट बड़े ध्यान से समझना। अब मैं यहां समझा रहा हूं, यह है गैस्ट्रिक ग्लैंड, इससे क्या हुआ गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुआ, इससे क्या हुआ गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुआ। तो जब ये गैस्ट्रिक जूस किस में जाएगा रिलीज होकर के, जब स्टमक के इंटरनल जो स्पेस है उसके अंदर जाता है, अंदर वाले भाग में गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। तो पहले यहां पर क्या रिलीज हो रखा है, यहां पर HCl आ रखा है। तो इसका जो अंदर वाला जो भाग है, जो स्टमक का अंदर वाला पार्ट है, वो कैसा हो चुका है एसिडिक, वो भी कैसा हाईली एसिडिक, H एसिडिक। वो कैसा हो रखा है पहले से H एसिडिक, हाईली एसिडिक, यानी क्या है कठोर अम्लीय हो रखा है। और यहां से क्या है गैस्ट्रिक जूस गया, रेड रेड कलर का जो ये क्या गैस्ट्रिक जूस गया। तो गैस्ट्रिक जूस में एक एंजाइम जो पाया जा रहा है पेप्सिनोजेन। तो जैसे ही क्या है इस वाले माहौल में एंट्री करता है, इस एटमॉस्फेयर में जैसे ये एंट्री मारेगा, किसमें ये खाली जगह जो क्या है इसमें एंट्री मारेगा, तो इसके अंदर पहले कैसा प्रभाव है एसिडिक है। तो ये क्या है एसिडिक नेचर के अंदर, यानी अम्लीय प्रभाव के अंदर जाकर के जो पेप्सिन से कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन से क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा, इधर एरो कर रहा हूं, पेप्सिन से कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा पेप्सिन बन जाएगा। पेप्सिनोजेन से कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा पेप्सिन बन जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं अगर मैंने कुछ बोल दिया गलत तो,
गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इससे गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुआ। गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजेन एक अक्रिय एंजाइम, रेनिन और लाइपेज, ये 3 प्रकार के ऑलमोस्ट ही अक्रिय एंजाइम है यहां पर इस टाइम। तो जैसे ये क्या करते हैं, रिलीज होते हैं, जूस के साथ जाते हैं, तो यहां एसिडिक प्रभाव देखते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे HCl वगैरह आ रखा है, ऑक्जेंटिक सेल से रिलीज होकर के HCl वगैरह यहां पे आ रखा है। तो उससे क्या वहां का कैसा नेचर हो रखा है, वहां का नेचर हो रखा है, वहां का जो एटमोस्फेयर है वो कैसा हो रखा है, एसिडिक हो रखा है, वो भी कैसा, हाईली एसिडिक। तो जैसे ही क्या है, पेप्सिनोजेन इसके अंदर एंट्री मारता है स्टमक के इंटरनल पोर्शन में, तो वो क्या कन्वर्ट हो जाता है किसके प्रभाव से, HCl के एसिडिक नेचर से, एसिडिक नेचर के प्रभाव से किसमें कन्वर्ट होता है, पेप्सिन में। और पेप्सिन क्या है, एक एक्टिव एंजाइम है, ये क्या एक एक्टिव एंजाइम है। और ये एक्टिव एंजाइम जो है, अब देखो ये एक्टिव एंजाइम पेप्सिन है, जहां सिनवार्ड ज्यादातर लिखा होता है, उसका कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना या प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना। तो पेप्सिनोजेन HCl के इफेक्ट से या HCl के प्रभाव, HCl नेचर के प्रभाव से पेप्सिन में कन्वर्ट होकर के एक सक्रिय एंजाइम बन जाएगा और ये क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देगा और प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर देगा और कुछ मात्रा में प्रोटीन को पचा भी देगा, प्रोटीन को तोड़ देगा और कुछ मात्रा में प्रोटीन को क्या है, फाइनल अमीनो एसिड में, प्रोटीज वगैरह में तो तोड़ देगा और क्या है, पेप्टोन प्रोटीज वगैरह में तोड़ देगा और किसमें, अमीनो एसिड के रूप में कुछ भाग को पचा भी देगा। तो हमने जिस दौरान स्टमक पढ़ रहे थे और पॉइंट लिखे थे यहां पर, तो एक पॉइंट वहां ऐसा लिखा था हमने कि जो है कि प्रोटीन का पाचन जो होता है वो कहां से, अमाशय से आरंभ होता है। तो वो ये देखो आपके सामने है, अमाशय यानी स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, उसमें एक पेप्सिनोजेन नामक अक्रिय एंजाइम पाया जाता है। वो HCl के जैसे ही प्रभाव में आता है या उसके साथ में आता है उसके में, तो किसमें, एक सक्रिय एंजाइम में, पेप्सिन सक्रिय एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। और पेप्सिन का कार्य क्या, प्रोटीन का ब्रेक डाउन, प्रोटीन का ब्रेक डाउन एंड कुछ पार्ट को क्या है, डाइजेस्ट भी करना है, कुछ पार्ट को क्या है, डाइजेस्ट भी करने का काम करता है। तो देखिए पेप्सिन जो एंजाइम है उसका कार्य क्या है, प्रोटीन का पाचन करना, तोड़ना और उसका पाचन करना। अब एक चीज और बताता हूं, पेप्सिनोजेन इसका कार्य क्या है, क्या इसका काम प्रोटीन का पाचन करना है, नहीं, यह एक अक्रिय एंजाइम है। पेप्सिन का काम, पेप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है या डाइजेस्ट करता है, पेप्सिनोजेन नहीं करता। ये एक अक्रिय एंजाइम है, सुस्ती में पड़ा है। जैसे इसको अपना नेचर दिखेगा चारों तरफ कि यहां पर क्या है, HCl का प्रभाव हो गया, एसिडिक नेचर है, ये एक्टिव हो जाएगा और जहां जहां इसे नजर आएगा वहां वहां क्या करेगा, प्रोटीन को पकड़ के तोड़ना शुरू कर देगा और कुछ प्रोटीन को क्या, पचा भी देगा। ठीक है, इसके बाद अपने पास आता है रेनिन, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, रेनिन। ये क्या करता है, मिल्क प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करने के काम आता है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के काम आता है। तो मैं रेनिन यहां लिख रहा हूं ऊपर, हम यहां लिखना शुरू कर रहे हैं, सेकंड पढ़ रहे हैं अब हम यहां पर रेनिन, हम पढ़ रहे हैं यहां पर रेनिन। तो जो रेनिन है, हिंदी में रेनिन ही रहेगा इसका नाम, जो रेनिन है ये क्या करता है, मिल्क प्रोटीन को, ये क्या करता है, मिल्क प्रोटीन को, जो दूध का प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करना और उसे डाइजेस्ट करने का काम है। तो अगर ये पूछा जाए मिल्क में कौन सा प्रोटीन है, अगर ये पूछा जाए मिल्क में कौन सा प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन कौन सा, कैसीन। मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मिल्क के अंदर कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका ब्रेक डाउन कौन करता है, मिल्क प्रोटीन, ये कैसीन है, इसका जो ब्रेक डाउन है, या डाइजेस्ट लिख देता हूं, डाइजेशन कौन करता है, रेनिन करेगा। इसका मिल्क प्रोटीन कैसीन का डाइजेशन कौन करेगा, रेनिन करेगा। और किस में ब्रेक डाउन कर देगा, कैल्शियम पैराकैसिनेट में, किसमें, कैल्शियम पैराकैसिनेट में, जगह कम है, कैल्शियम पैराकैसिनेट। नहीं ये बढ़िया रहेगा, क्या रहेगा, लिख लेना, कैल्शियम पैराकैसिनेट। तो अगर पूछा जाए
कैसीन को रेनिन किस में तोड़ता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट में तोड़ देता है। कैसीन है क्या, यह एक मिल्क प्रोटीन है। मिल्क प्रोटीन का पाचन कौन कर रहा है, रेनिन एंजाइम कर रहा है। रेनिन एंजाइम कहां से रिलीज हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस में पाया जा रहा है। गैस्ट्रिक जूस किससे रिलीज हो रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से हो रहा है। तो यहां तक बात क्लियर रही। अब हमारे पास तीसरा एंजाइम जो क्या है, लाइपेज बचा है। तीसरा हमारे पास क्या है, लाइपेज है। हम बात करें लाइपेज, तो देखिए लाइपेज का अगर देखा जाए ये नाम निकल करके आया, लाइपेज लिपिड से निकल करके आया हुआ है। लिपिड्स किससे, लिपिड से निकल करके आया। लिपिड्स को हिंदी में क्या कहते हैं, लिपिड्स को इंग्लिश में और क्या कहते हैं, फैट कहते हैं, और फैट को हिंदी में क्या कहते हैं, वसा। तो वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज किसका काम आता है, फैट, किसका, फैट डाइजेशन। फैट डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, यानी वसा के पाचन में सहायक होता है। और अगर इसमें देखा जाए तो लाइपेज क्या, लिपिड्स डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। लिपिड से ही लाइपेज निकल करके आया है। तो यहां से हमें एक दो पॉइंट याद रखने हैं कि जो पेप्सिन नामक एंजाइम है उसका कार्य क्या, प्रोटीन का पाचन करना। जो सिन रूट वर्ड लगा होता है पीछे, अधिकतर उसका काम होता है प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना और डाइजेस्ट करने का काम करता है। दूसरा रेनिन अगर बात की जाए तो ये मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है। मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैसीन पाया जाता है, उसका डाइजेशन रेनिन करता है कैल्शियम पैराकैसिनेट में। NAT लिख देना पीछे भाई, ठीक है। और तीसरा इसमें कौन सा एंजाइम पाया जा रहा है, लाइपेज एंजाइम पाया जा रहा है। इसका काम क्या है, फैट डाइजेशन। इसका काम क्या है, फैट का डाइजेशन करना। तो अगर ये पूछा जाए फैट का डाइजेशन भी कहां से स्टार्ट हो जाता है, तो स्टमक से। वैसे मेनली जो ये क्या है, बहुत कम मात्रा में जो यहां लाइपेज कर रहा है, ये स्मॉल क्वांटिटी में कर रहा है। किसमें, स्मॉल क्वांटिटी में कर रहा है, अधिक क्वांटिटी में नहीं है। लाइपेज कर तो रहा है किसमें, स्मॉल क्वांटिटी में। एक्चुअल में जो लाइपेज काम करेगा वो काम करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ज्यादा, बहुत ही कम मात्रा में ये क्या कर रहा है, लाइपेज यहां पे फैट का डाइजेशन कर रहा है। मेन जो यहां काम हो रहा है वो हो रहा है पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन, रेनिन के द्वारा मिल्क प्रोटीन का पाचन, परंतु लाइपेज के द्वारा फैट डाइजेशन तो हो रहा ही है, परंतु स्मॉल क्वांटिटी के अंदर है। तो इसलिए यहीं से क्वेश्चन बना था कि प्रोटीन का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, तो स्टमक से होता है, यानी अमाशय से। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहां से स्टार्ट होता है, तो बक्कल कैविटी से। कैसे, हमने पढ़ा था स्टार्च। स्टार्च का डाइजेशन, स्टार्च क्या, कार्बोहाइड्रेट्स का एक रूप है, ठीक है, वो इसकी एक फॉर्म है। तो इसलिए क्या वहां से उसका डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, अब देखो क्या होता है, जब HCl अधिक हो जाता है, तो नीचे नोट ले लेना बाद में, HCl अधिक हो जाता है तो क्या है, कई बार म्यूकोस सही से, जो हमने यहां पे म्यूकोस पढ़ा था, रिलीज नहीं हो पाता। डिसऑर्डर होने की वजह से, HCl ज्यादा होने से यहां पर क्या है, अंदर वाले जो पेट में छाले कहते हैं ना, पेट के छाले यहां होल हो जाते हैं। स्टमक अमाशय के अंदर क्या है, छेद, गड्ढे हो जाते हैं, जिन्हें क्या हम कहते हैं, पेट के छाले। और उसे क्या साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलता है, पेप्टिक अल्सर। क्या बोलाता है, पेप्टिक अल्सर। क्या, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के होने के मेन कारण दो ही हैं। नंबर एक साइंटिफिक जो लेते हैं, नंबर एक उसमें यह है कि HCl की मात्रा का अधिक रिलीज हो जाना। नंबर दो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। तो पेप्टिक अल्सर को हम क्या है, जब डिजीज पढ़ रहे होंगे तो लास्ट में उसके बारे में पूरा बात करेंगे। जो क्या मम्स के बारे में अभी तक हमने बात नहीं की, मम्स के बारे में और इनके बारे में आगे बात करेंगे हम लोग जब क्या डिजीज पढ़ रहे होंगे। तो मैं 1 मिनट के लिए यहां से साइड में हट रहा हूं, आप इसको नोट कर लें।